और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं आज से। पहला है कि होरिकस apparatus इज यूज्ड टू एस्टिमेट। जो होरिकस apparatus है उसको किसके लिए यूज किया जाता है? तो अपना पहला क्वेश्चन, होरिकस apparatus होरिकस apparatus इज यूज्ड टू एस्टिमेट। पहला ऑप्शन आ रहा है क्लोरीन डिमांड ऑफ द वाटर। ऑप्शन बी बोल रहा है लेवल ऑफ द रेजिडुअल क्लोरिन्स, और ऑप्शन सी बोल रहा है हार्डनेस ऑफ वाटर, और ऑप्शन डी बोल रहा है आपका बैक्टीरियल इंडिकेटर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बैक्टीरियल इंडिकेटर के लिए इसको यूज नहीं करते, इसको यूज करते हैं अपने क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर को एस्टिमेट करने के लिए। क्लोरीन वाटर या क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर को असेस करने के लिए इसको यूज किया जाता है होरिकस apparatus को। होरिकस apparatus को क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर को असेस करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिसइंफेक्टिंग एक्शन ऑफ द क्लोरीन इन वाटर इज ड्यू टू। किसकी वजह से डिसइंफेक्टिंग एक्शन होता है, यानी कि क्लोरिनेशन करते हैं तो उसमें कौन सा एक्टिव रहेगा जिसकी वजह से जो वाटर होता है वो डिसइंफेक्टेड हो जाता है? यानी नॉर्मली जो क्लोरिन या क्लोरिनेशन करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? डिसइंफेक्टिंग करने के लिए वाटर में। पहला ऑप्शन आ रहा है आपका हाइपोक्लोराइड आयंस, ऑप्शन बी आ रहा है आपका हाइपोक्लोरस एसिड, और ऑप्शन सी आ रहा है आपका नाइट्रस एंड नाइट्रेट, और ऑप्शन डी आ रहा है कैल्शियम फॉस्फेट। चंदू ए, सुकाराम बी नहीं, चंदू ए और सुकाराम बी। आपका बी ऑप्शन राइट रहेगा। जो आपका डिसइंफेक्शन एक्शन होता है वो आपका मिक्स करने के बाद, यानी क्लोरीन जो डिसइंफेक्शन रहता है वाटर के लिए, वो एक एसिड प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से आपका डिसइंफेक्शन रहता है। यानी हाइपोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से डिसइंफेक्टेड होता है वाटर, उसकी वजह से क्या रहेगा? डिसइंफेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट इंक्लूड्स। ऑप्शन ए बोल रहा है डेथ ऑफ द फीटस फ्रॉम 20 वीक टू 28 वीक, और ऑप्शन बी डेथ ऑफ द फीटस फ्रॉम 20 वीक टू फर्स्ट 24 आवर ऑफ बर्थ, और ऑप्शन सी बोल रहा है एबॉर्शन प्लस में स्टिल बर्थ, और ऑप्शन डी स्टिल बर्थ प्लस में डेथ ऑफ द न्यूबॉर्न विद इन फर्स्ट 7 डेज ऑफ लाइफ। अगर 7 डेज ऑफ लाइफ में डेथ हो रही है तो उसके लिए। एक बार फटाफट आंसर कीजिएगा चंदू डी। पेरिनेटल मोर्टेलिटी, पेरिनेटल से क्या समझ रहे हो? जन्म के साथ में, या पेरिनेटल पीरियड बोलते हैं जो न्यूबॉर्न जन्म से पहले से लेके वो जन्म के 7 डेज तक की जो लाइफ होती है उसके लिए। स्टिल बर्थ से ले या डेथ ऑफ द न्यूबॉर्न विद इन 7 डेज, उसको क्या बोलेंगे अपने? पेरिनेटल डेथ बोलते हैं, पेरिनेटल डेथ। सुकाराम डी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन इंडिया द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द आईएमआर, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ऑप्शन ए है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ऑप्शन बी बोल रहा है कंजेनिटल एनोमोलॉजीज, और ऑप्शन सी बोल रहा है एलबीडब्ल्यू या लो बर्थ वेट, और ऑप्शन डी है आपका डायरिया। आईएमआर का अगर मोस्ट कॉमन कॉज देखते हैं तो क्या है आपका? एलबीडब्ल्यू, यानी लो बर्थ वेट। अगर अंडर 5 का पूछा जाए तब, अंडर 5 एज, अंडर 5 ईयर एज में अगर कोई पूछे तो क्या रहेगा? राइट, ऑप्शन डी, यानी डायरिया होता है वो अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कॉज है। और एलबीडब्ल्यू यानी लो बर्थ वेट का क्या है? लो बर्थ वेट किसका? आईएमआर का, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का एलबीडब्ल्यू है। और डायरिया है वो अंडर 5 ईयर डेथ रेट का मोस्ट कॉमन कॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द मोस्ट कॉमन परमानेंट मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन प्रैक्टिस इन इंडिया? पहला ऑप्शन ट्यूबेक्टोमी, और ऑप्शन बी वेजेक्टोमी, और ऑप्शन सी बोथ आर इक्वल प्रैक्टिस, और ऑप्शन डी बोल रहा है मेल स्टेलाइजेशन। एक बार फटाफट आंसर कीजिएगा। मोस्ट कॉमन परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस इन इंडिया, कौन सा मेथड है वो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है? चंदू, ए और सी दोनों नहीं हो सकते।
दोबारा कमेंट करके बताओ कौन सा राइट रहेगा। टूबेक्टोमी होता है जो फीमेल स्टेलाइजेशन बोलते हैं, फीमेल्स में यूज करेंगे, ठीक है। और वेजेक्टोमी को मेल के लिए यूज करते हैं। तो इंडिया में नॉर्मली क्या है, मेल की जो इनफर्टिलिटी के लिए या इम्पोर्टेंस बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंस की एक जो अफवाह चल रही है कि इंपॉर्टेंस हो जाता है वेजेक्टोमी के बाद में या नॉर्मल नसबंदी के बाद में इंपॉर्टेंस हो जाता है, उस वजह से इसको मोस्ट कॉमनली यूज नहीं किया जाता है इंडिया में। मोस्ट कॉमन परमानेंट मेथड नहीं है कॉन्ट्रासेप्टिव का। टूबेक्टोमी है वो प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंडिया में, टूबेक्टोमी। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द विच इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंट्रायूटेरिन डिवाइस। इंट्रायूटेरिन डिवाइस की मैकेनिज्म एक्शंस क्या रहेगी। और आपको ऑप्शन ए बोल रहा है आईयूडी प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम। ऑप्शन बी बोल रहा है आईयूडी प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। और ऑप्शन सी बोल रहा है आईयूडी इनहिबिट ओवुलेशन। और ऑप्शन डी बोल रहा है आईयूडी सप्रमसाइडियल एक्शंस। वैसे इसका नॉर्मली सभी रहते हैं, बट जो भी रहेगा वो आपको आगे डिस्कशन में बता दूंगा कंप्लीट कि आपकी आईयूडी क्या रहे और कितने टाइप की होती है और कौन कौन से इसमें केमिकल यूज किए जाते हैं। एक बार फटाफट कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन पे। चंदू सी, आपका जो राइट आंसर रहेगा क्या करती है आईयूडी, इनिबिट करती है ओवुलेशंस को। इनिबिट करती है किसको, ओवुलेशंस को इनिबिट करेगी। इनिबिट करेगी किसको, ओवुलेशंस को। इसका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कंप्लीट कि जो आईयूडी है इंट्रायूटेरिन डिवाइस होती है वो मोस्टली इंडिया में दो टाइप से यूज की जाती है। इंडिया में कितने टाइप की है, टू टाइप की है। टू टाइप में आपका एक तो होता है नॉर्मली कॉपर का होगा, जो कॉपर वाला हो गया। एक होता है प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग, कॉपर वाला टी शेप्ड में होता है जिसे कॉपर टी यूज करते हैं। परमानेंट आईयूडी जो होती है ये प्लास्टिक कंटेनिंग होती है, लिवोजेस्ट्रोल से बनी होती है, जो प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग होती है, ठीक है। उसके लिए अपने सबसे पहले देखते हैं जो कॉपर वाला होता है, कॉपर वाला एक्ट कैसे करता है। कॉपर वाला क्या करता है, रिलीज करता है कॉपर को यूट्रस में जाने के बाद। और फोर्जिन बॉडी रिएक्शंस होती है एंडोमेट्रियम में, जिसकी वजह से क्या होगा, लोकल लाइसोसोमल एक्टिवेशन हो जाएगा, लोकल लाइसोसोमल एक्टिवेशन हो जाएगा। और ये एक इन्फ्लामेटरी रिस्पांस देगा, यूटेरिन इन्फ्लामेटरी रिस्पांस, जिसकी वजह से क्या होगा, जो यूटेराइन एनवायरनमेंट होता है उसमें चेंजेस आ जाएंगे, जो यूटेराइन एनवायरनमेंट होता है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। और जो होस्टल मूवमेंट होते हैं इम्प्लांटेशन के वो रुक जाएंगे, या डायरेक्टली बात करूं जो मूवमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। ये था आपका पहला फोर्जिन बॉडी रिएक्शंस, किसका, कॉपर्टी का। सेकंड होता है इसका सप्रम साइडियल, सप्रम साइडियल भी करती है। तो सप्रम साइडियल में क्या होता है कि हाई जो कॉपर कंसंट्रेशन होता है वो क्या करता है, टॉक्सिक होता है किसके लिए, सप्रम के लिए। और आफ्टर सप्रम मोटिलिटी यानी उसकी वजह से जो अल्टरनेट हो जाएगी किसकी, जो सप्रम की मोटिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, अल्टरनेट हो जाएगी। उसकी वजह से अल्टरनेट हो जाएगी सप्रम की मोटिलिटी, और वो क्या करेगा, डिक्रीज चांस ऑफ हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन के। उसकी वजह से क्या होंगे, डिक्रीज फर्टिलाइजेशन के चांसेस होंगे। उसके बाद में देखते हैं प्रोजेस्टेरोन वाला। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, जैसे प्लास्टिक, मैंने कहा कि प्लास्टिक कंटेनिंग होंगे और लिवो जेस्टर्स के बने होंगे, या सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन बोल सकते हैं उससे बने होंगे। ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं लिवोजेस्ट्रल इन यूट्रस करेंगे और स्टिमुलेट करेंगे प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर को। वो क्या करेंगे, सुप्रेस कर देंगे एंडोमेट्रियम को, जो लास्ट में जाके क्या करता है, डिक्रीज मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो करता है, लॉस ऑफ द इवेंचुअल्स एमनोरिया कह सकते हैं या एट्रोपिक बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से सुप्रेस एंडोमेट्रियम वर्क करते हैं, उसकी वजह से सुप्रेशन होता है फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में ये क्या करते हैं, मे बी इनहिबिट कर सकते हैं किसको, ओवुलेशंस को। किसके द्वारा, नेगेटिव फीडबैक ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस की नेगेटिव जो फीडबैक होगी उसके द्वारा कर सकते हैं। और ये थिंकिंग ऑफ द जो सर्वाइकल म्यूकस होती है उसको थिंकिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि बैरियर टू सप्रम जो पेंट्रेट करते हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो ये आपकी दो तरीके की कॉपर्टी होती है, आईयूडी होती है, एक तो कॉपर और एक होता है प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग। तो दोनों को स्पेशली ध्यान में रख लेना। शायद ये स्मॉल लेटर में थे, शायद सभी को अच्छे से दिखाई नहीं दिए, क्योंकि ये जो फ्लो बनाना था, चार्ट फ्लो, ये मुश्किल था, तो इसलिए स्मॉल लेटर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट डिटरमिनेंट ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कंट्री।
जो कंट्री का बेस्ट डिटरमिनेंट होता है या हेल्थ स्टेटस को चेक करने के लिए कौन सा रहेगा? पहला बोल रहा है क्रूड बर्थ रेट, सेकंड बोल रहा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और ऑप्शन सी बोल रहा है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और ऑप्शन डी अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। अगर पूछा जाता है बेस्ट डिटरमिनेंट्स, क्या पूछा है क्वेश्चन में? बेस्ट डिटरमिनेंट्स। बेस्ट डिटरमिनेंट्स में अगर बात करें तो आपका रहता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट नहीं रहेगा। बेस्ट डिटरमिनेंट्स ऑफ द हेल्थ स्टेटस, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को असेस करते हैं कि इन्फेंट, जो भी कंट्री का हेल्थ स्टेटस चेक करना होगा तो उसके लिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को असेस किया जाता है कि इन्फेंट की मोर्टेलिटी कितनी है, ना कि मैटरनल मोर्टेलिटी को असेस किया जाता है, ना कि मैटरनल मोर्टेलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? कॉन्ट्रासेप्शन का नेचुरल मेथड नहीं है। पहला है कैलेंडर मेथड, ऑप्शन बी बोल रहा है प्रोजेस्टेंस ओनली पिल्स, और ऑप्शन सी कोइटियस इंटरप्शंस, और ऑप्शन डी सेक्सुअल एबिशंस। चंदू बी प्रोजेस्टेंस ओनली पिल्स। प्रोजेस्टेंस ओनली पिल्स होती है, प्रोजेस्टेंस से बनी है, तो ये आपका एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड नहीं है। बाकी सभी आपके कैलेंडर मेथड, कोइटियस इंटरप्शंस और सेक्सुअल एबिशंस, ये तीनों क्या है? नेचुरल मेथड में काउंट होने वाले हैं, नेचुरल मेथड में काउंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A newly married healthy couples is asking for the best method of the contraceptions and which one of the following method a nurse should advise? कैसा है? न्यूली मैरिड कपल आया है और उसको आप एडवाइस कर रहे हो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए, तो बेस्ट कौन सा रहेगा? रिदम मेथड रहेगा, बैरियर मेथड रहेगा, या कंबाइंड ओरल पिल्स, या कॉपर्टी 200 बी? चंदू सी। रिदम मेथड नहीं रहेगा, और बैरियर मेथड मोस्ट कॉमनली यूज नहीं करते हैं, नॉट यूज, मोस्ट कॉमनली यूज नहीं करते, इसलिए इसको बैरियर मेथड नहीं मानते। और जो आपका बेस्ट न्यूली मैरिड पर्सन के लिए रहता है वो रहेगा आपका कंबाइंड ओरल पिल्स। कंबाइंड ओरल पिल्स होगी वो क्या है? बेस्ट मेथड है किसके लिए? न्यूली मैरिड पर्सन के लिए। न्यूली मैरिड पर्सन होगा उसके लिए बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट्रायूटेराइन डिवाइस इज द आइडियली रिकमेंडेड फॉर वुमेन विद द एटलीस्ट हैविंग वन चाइल्ड, न्यूली मैरिड कपल्स, वुमेन विद द इन्फेक्शन ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट, और अनमोटिवेटेड वुमेन। एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए किसके लिए ये रिकमेंडेड है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस उसी पर्सन में यूज करते हैं जो उसको ना तो पेल्विक इन्फेक्शन हो, पेल्विक इन्फेक्शन बोल सकते हैं, या सेक्सुअल डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज अगर नहीं है उसके लिए यूज करेंगे। उसके बाद में न्यूली मैरिड में यूज नहीं करते, एटलीस्ट वन लाइव अगर उसके बेबी है उस कंडीशन में उसको यूज करते हैं, एटलीस्ट हैविंग वन अगर चाइल्ड है उस कंडीशन में उसको यूज करने वाले हैं। अनमोटिवेटेड, या डायरेक्टली बोल सकते हैं मोटिवेटेड होना चाहिए कि हाँ जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है उसका वर्क कैसा रहेगा या क्या रहेगा, तो इसमें भी अपने को यूज नहीं करने वाले, ये भी यूज नहीं करेंगे, इसमें भी न्यूली मैरिड कपल में यूज नहीं करते। उसके बाद में आपका ऑप्शन ए है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएमआर वैक्सीन इज गिवन अप्रोक्सीमेटली एट द एज ऑफ, कितनी एज तक दे सकते हैं एमआर वैक्सीन को? ऑप्शन ए बोल रहा है 1.5 से 2.5 मंथ, ऑप्शन बी 9 मंथ टू 15 मंथ, और ऑप्शन सी 0 to 28 डेज, और ऑप्शन डी है 8 एनी एज। तो एमएमआर वैक्सीन होती है उसको अपने मैक्सिमम यूज करते हैं 9 से 15 मंथ, 9 से 15 मंथ तक इसको यूज करते हैं। और एक बार इसका रूट और बता दीजिएगा, रूट क्या रहेगा? जो भी ऑनलाइन है एमएमआर वैक्सीन का रूट क्या रहता है? सबकुटेनियस, सबकुटेनियस रूट से इसको देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नोमेटर ऑफ द नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट इज कैलकुलेट बाय द डेथ ऑफ द न्यूबॉर्न विद इन, कितने दिन के अंदर नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट पूछा है, कितने दिन के अंदर तक असेस करेंगे इसको, कितने डेज तक रहने वाला है। पहला है 24 आवर्स, ऑप्शन बी बोल रहा है 1 वीक, ऑप्शन सी 28 डेज और ऑप्शन डी 1 ईयर। नियोनेट कब तक रहेगा, नियोनेट रहता है, अगर नियोनेट की एज की बात करते हैं तो नियोनेट की एज रहती है 28 डेज। इन्फेंट की बात करते हैं कि इन्फेंट की एज क्या रहती है, तो इन्फेंट की एज रहती है 1 मंथ से 1 ईयर। तो आपका जो राइट रहेगा नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, उसका ऑप्शन सी, 28 डेज तक नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनोरिया इज ए हाईली इन्फेक्शियस एंड, क्या है, गोनोरिया एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, मेल और फीमेल दोनों में मिलेगी। जो अपने आगे करेंगे तो इसका जो ऑप्शन है हाईली इन्फेक्शियस एंड के बाद में जो भी आएगा उसके लिए पूछा है। इज इजिली क्योर्ड, आराम से उसको कवर कर सकते हैं, या एरकर वेरी रेयरली, बहुत कम मिलती है, या इज लिमिटेड टू एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लिमिटेड टू एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, या आपका कैन प्रोड्यूस स्टेरिलिटी, या इनफर्टिलिटी भी बोलते हैं स्टेरिलिटी को, या इनफर्टिलिटी कर सकती है। अब गोनोरिया, जो गोनोरिया होता है वो क्या होता है, हाईली इन्फेक्शियस होता है और प्रोड्यूस कर सकता है स्टेरिलिटी को, स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी को प्रोड्यूस कर सकता है लाइफ लॉन्ग के लिए, मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट रहेगी। ये भी अपने देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। गोनोरिया किसकी वजह से है, नाइजीरिया गोनोरिया जो था उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये कोज कर रहा है। अगर साइन सिम्टम की बात करें तो लोअर एब्डोमिनस या पेल्विक पेन रहेगा फीमेल में, फीमेल की बात करें, ब्लीडिंग रहेगी बिटवीन पीरियड इन फीमेल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसके बीच में ब्लीडिंग रहेगी, स्पॉटिंग आफ्टर द इंटरकोर्स इन फीमेल, स्पॉटिंग रहेगी आफ्टर इंटरकोर्स ऑफ फीमेल्स। ये थे आपके मेल के, उसके सॉरी फीमेल के साइन सिम्टम्स। अब मेल की बात करते हैं तो मेल, और एक जो इसका डिस्चार्ज होता है जहां से बार बार क्वेश्चन बनता है तो वहां यही में कि ग्रीनिश येलो या व्हाइटिश डिस्चार्ज होगा, ग्रीनिश येलो या व्हाइटिश डिस्चार्ज होने वाला है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। फ्रॉम प्राइवेट पार्ट इन फीमेल एंड पेनिस इन मेल, दोनों में होगा ग्रीनिश येलो या व्हाइटिश डिस्चार्ज फ्रॉम द प्राइवेट पार्ट, फीमेल और मेल दोनों से। उसके बाद में कंजक्टिविटीज हो सकता है, रेडनेस इचनेस इन आई देखने को मिलेगी मेल में, और सोल ग्लैंड इन द थोरेट ड्यू टू ओरल सेक्स की वजह से देखने को मिलती है मेल में, सोल ग्लैंड इन द थोरेट, ये आपको देखने को मिलने वाली है। उसके बाद में जब अपने कुछ जो टेस्ट है जैसे गोनोरिया है, जैसे इन्फेक्टेड हुए तो उसके कितने दिन के बाद ये पॉजिटिव आने वाला है, व्हेन इट गेट टेस्टेड, कब इसका टेस्ट करवाना चाहिए, इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला कि गोनोरिया, अगर पेशेंट को गोनोरिया के कांटेक्ट में आ गया है तो 2 से 30 डेज के अंदर आफ्टर एक्सपोजर के वो पॉजिटिव या टेस्ट करवाना चाहिए, उसका पॉजिटिव मिलने के चांसेस है। उसके बाद में ट्रोकोमोनासिस, ये क्या रहेगा 5 days to 28 days। उसके बाद में क्लोमेडिया इन्फेक्शन की बात करें तो 1 to 3 वीक आफ्टर एक्सपोजर, और सिम्प्लिसिस की बात करते हैं तो 10 to 3 मंथ आफ्टर एक्सपोज होने के बाद। और हेरपेस सिंप्लेक्स वायरस या हेरपेस की बात करें तो हेरपेस रहता है 2 वीक से 3 मंथ। और हेपेटाइटिस बी की बात करें तो हेपेटाइटिस बी 3 वीक टू 2 मंथ, 3 वीक टू 2 मंथ के बाद में पॉजिटिव आएगा। उसके बाद में एचआईवी की बात करते हैं तो नॉर्मली 4 वीक टू 6 मंथ तक का टाइम लग सकता है, यहाँ पे 3 मंथ दिया हुआ है, ठीक है, 4 मंथ टू 6 मंथ या 3 मंथ तक का टाइम लग सकता है। हेपेटाइटिस सी होता है एनी टाइम अप टू 6 मंथ, हेपेटाइटिस सी है वो 6 मंथ एक्सपोज होने के बाद 6 मंथ तक कभी भी पॉजिटिव आ सकता है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि साइट ऑफ द बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन की साइट क्या है, एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। बीसीजी वैक्सीन की साइट, ऑप्शन ए बोल रहा है लेफ्ट थाई, राइट थाई, या लेफ्ट डेल्टोइड मसल्स, या राइट डेल्टोइड मसल्स। लेफ्ट डेल्टोइड मसल्स यानी बेसिलस क्लेमेटी ग्वेनियल्स वैक्सीन होती है, उसका रूट क्या रहता है, यानी सबसे पहले इस पे जो डिस्कशन कर लेते हैं, एक बार डिस्कशन करते हैं कि रूट क्या रहेगा। रूट रहता है इसका आईडी, साइट कौन सी रहेगी, लेफ्ट डेल्टोइड,
लेफ्ट डेल्टोइड पे स्पेशली इसलिए दिया जाता है कि कभी भी एक परमानेंट स्कार छोड़ेगी, क्या करेगी, एक परमानेंट स्कार बनेगा इसका वैक्सीन का, परमानेंट स्कार का फॉर्मेशन होता है। जब भी आने वाले टाइम में कभी भी असेस किया जाए पॉपुलेशन में कि बीसीजी वैक्सीन कितने परसेंट को लगी है, तो स्पेशली उस स्कार के बेस पे अपने असेस कर सकते हैं लेफ्ट डेल्टोइड को चेक करके। ठीक है। उसके बाद में इसको डाइल्यूट किस में करते हैं, डाइल्यूट किस में करेंगे चंदू, यानी डाइल्यूशन किस में करते हैं इसको, डाइल्यूशन करते हैं इसको नॉर्मल सलाइन में, कभी भी डिस्टिल वाटर में इसका डाइल्यूशन नहीं करते। डिस्टिल वाटर में ये क्या है, इरिटेशन करती है। इसके बाद में इसकी डोज की बात कर लेता हूं, तो डोज कितनी रहेगी, 8 बर्थ, 8 बर्थ। और 8 बर्थ डोज कितनी रहेगी, जो भी ऑनलाइन है एक बार कमेंट करके बताओ, 8 बर्थ डोज कितनी रहेगी। और आफ्टर 8 बर्थ में 1 मंथ होता है, ये 1 मंथ तक दोनों की डोज रहेगी, वो रहेगी 0.05 ml, 0.05 ml। और 1 मंथ से 1 ईयर रहेगी 0.1 ml, यानी डबल हो जाएगी। अब ध्यान करना, 1 ईयर तक मैक्सिमम दे सकते हैं बीसीजी वैक्सीन के। अगर कोई पूछे कि कितने टाइम तक दे सकते हैं, तो मैक्सिमम इसको 1 ईयर तक दे सकते हैं। उसके बाद में बात आती है कि जो इसके जो स्कार की बात आ रही थी, यानी जो ब्लिस्टर बन रहे थे, वो इंजेक्शन पे कब स्टार्ट हो जाते हैं, कितने वीक के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे ये बनना, जो परमानेंट स्कार या जो ब्लिस्टर इंजेक्शन साइट पे बनना स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं 1 to 6 वीक के बिटवीन बन जाएंगे। ठीक है, 1 से 6 वीक के बिटवीन बन जाएंगे। उसके बाद में आता है कि इसको आपने डाइल्यूट कर लिया, किसमें किया, नॉर्मल सलाइन में। अब जो ओपन बीसीजी वैक्सीन है, यानी ओपन या डाइल्यूटेड बीसीजी वैक्सीन है, उसको अप टू कितना यूज करोगे, अप टू यूज कब तक करना है, कितने घंटे तक उसको यूज कर सकते हैं, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। मैक्सिमम 6 आवर तक इसको यूज कर सकते हैं, 6 आवर। उसके बाद में इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। मैक्सिमम 6 आवर तक इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में इसका स्टोरेज टेम्परेचर स्टोरेज टेम्परेचर कितना रहेगा बीसीजी वैक्सीन का, स्टोरेज टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, टू। एक बार बंद करके वापस चला लीजिएगा गुड़िया गुप्ता, स्क्रीन शो हो जाएगी। अभी चल रहा है, सभी को शो हो रही है। स्टोरेज टेम्परेचर कितना रहेगा बीसीजी वैक्सीन का, स्टोरेज टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री रहेगा। और मैक्सिमम 1 ईयर तक दे सकते हैं, परमानेंट स्कार बनेगा इसमें। ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि डाइल्यूशन कितना रहता है, डोज कितनी रहती है, तो और ये 1 मंथ तक या मैक्सिमम कितनी एज तक देते हैं, तो 1 ईयर तक इसको यूज करते हैं। ओपन बीसीजी वैक्सीन वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्टोरेज टेम्परेचर बार बार रिपीट होता है, तो स्पेशली इसका ध्यान रख लेना। और कौन सी साइट है, कौन सा रूट है, बीसीजी वैक्सीन में मोस्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीसीजी वैक्सीन के अलावा कोई बता सकते हैं कि कौन सी वैक्सीन को नॉर्मल सलाइन में अपने डाइल्यूट करने वाले हैं, बीसीजी वैक्सीन के अलावा कौन सी जो वैक्सीन है उसको डाइल्यूट करते हैं एनएस में, एनएस डाइल्यूशन, एनएस डाइल्यूशन। और कौन सी वैक्सीन का, बीसीजी तो कर रहे हैं, बीसीजी के अलावा, बीसीजी के अलावा येलो फीवर है, येलो फीवर, एच इन्फ्लुएंजा, इन दोनों को भी 6 आवर तक, मैक्सिमम 6 आवर तक यूज करने वाले हैं, 6 आवर तक, यानी ओपन वाइल को 6 आवर तक ही यूज करेंगे इन दोनों में भी। उसके बाद में कई बार जो पूछा जाता है डिस्टिल वाटर से रिलेटेड, येलो फीवर प्लस में एच इन्फ्लुएंजा दोनों को जो नॉर्मल स्लाइन है उसमें डाइल्यूट करते हैं और 6 आवर तक यूज करते हैं। संधु कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और यहाँ पे देख लेना कि जो नॉर्मल सलाइन के अलावा डिस्टिल वाटर से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो डिस्टिल वाटर में कौन सी करेंगे, डिस्टिल वाटर में कौन सी करते हैं, डिस्टिल वाटर, एक बार कमेंट करके बताओ डिस्टिल वाटर में कौन सी डाइल्यूट करते हैं, मीजल्स और
मेजल्स के अलावा मेजल्स एमएमआर वैक्सीन दोनों को डिस्टिल वाटर में यूज करते हैं। एमएमआर वैक्सीन और आपकी मेजल्स है, उन दोनों को डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करते हैं। तो इन क्वेश्चंस का स्पेशली ध्यान रखना है, डिस्टिल वाटर में कौन सी हो रही है और नॉर्मल सलाइन में कौन सी हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन कि a patient comes to PHC with the sign of the clotting problems. The community health nurse suspect the cause of these problems: deficiency of the iron and folic acid, deficiency of vitamin K, deficiency of vitamin E या deficiency of vitamin C। तो जब विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से क्लोटिंग प्रॉब्लम्स जो होती है, तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, Which of the following is the common complication of the mumps in adult? एडल्ट में कॉम्प्लिकेशन पूछा है तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा रहेगा? डायरिया, न्यूमोनिया। ऑप्शन से है डायरिया एंड न्यूमोनिया, ऑप्शन बी है ओटाइटिस मीडिया एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और ऑप्शन आपका सी है ओर्साइटिस एंड ओफ्राइटिस, और ऑप्शन डी हेपेटाइटिस एंड पेनक्राइटिस। जो मम्स होता है, मम्स का अगर एडल्ट में कॉम्प्लिकेशन पूछा जाता है, एडल्ट मेल में, तो इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस बोल सकते हैं, ओर्साइटिस रहेगा, वो इन्फ्लामेशन ऑफ ओवेरी रहने वाला है अगर एडल्ट की बात करते हैं तब। उसके बाद में नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द मोस्ट कॉमन एंड लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेजल्स? मेजल्स का क्या पूछा है इसने? मोस्ट कॉमन एंड लाइफ थ्रेटनिंग, यानी लाइफ के लिए हानिकारक रहेगा या चांसेस रहेंगे डेथ के, वो कॉम्प्लिकेशन बताना है। ऑप्शन ए बोल रहा है डायरिया प्लस में निमोनिया, ऑप्शन बी ओटाइटिस मीडिया एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और ऑप्शन सी ओर्चाइटिस एंड ओफ्राइटिस, और ऑप्शन आपका डी हेपेटाइटिस एंड पेनक्राइटिस। एक बार कमेंट करके फटाफट बता दीजिए मोस्ट कॉमन और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन था मेजल्स। ओटाइटिस मीडिया मोस्ट कॉमनली देखने को मिल सकता है, ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली, बट ये डेथ का कॉज बन सकता है? ओटाइटिस मीडिया डेथ का कॉज बन सकता है क्या? ओटाइटिस मीडिया डेथ का कॉज नहीं होता। जो इसका मोस्ट कॉमनली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन पूछा जाता है तो सबसे पहला रहता है निमोनिया। मेजल्स में निमोनिया की वजह से डेथ रेट होती है वो सबसे ज्यादा रहेगी, और अगर चाइल्ड में देखा जाता है तो लूज मोशन या डायरिया की वजह से डेथ रेट होती है मेजल्स मेजल्स की वजह से वो सबसे ज्यादा रहती है। तो मोस्ट कॉमन और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो डायरिया एंड निमोनिया रहने वाला है, डायरिया एंड निमोनिया रहेगा। अब मेजल्स का एक बार देख लेते हैं कि मेजल्स में क्या रहता है। मेजल्स में क्या रहेगा कि मेजल्स से जो स्टार्ट होता है, ये इंक्यूबेशन पीरियड सिम्टम स्टार्ट होते हैं 7 to 21 डेज में स्टार्ट होंगे, और सबसे पहले फीवर शो होने वाला है, रेड आइज, रनी नोज, रनी नोज, कफ, और रैसेज और कोप्लिक स्पॉट। अब यहाँ पे जो कोप्लिक स्पॉट का क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है, तो कोप्लिक स्पॉट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहले अपेयर कहाँ पे होंगे? जैसे इन्फेक्शन हुआ है उसके जस्ट बाद में 1 या 2 दिन के अंदर कोप्लिक स्पॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? कोप्लिक स्पॉट सबसे पहले कहाँ देखने को मिलेंगे? चंदू एक बार कमेंट करके, चंदू गुड़िया जो भी ऑनलाइन है फटाफट एक बार कमेंट करके बता दीजिए। कोप्लिक स्पॉट सबसे पहले कहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं? कोप्लिक स्पॉट आपको दिखेंगे बक्कल म्यूकोजा, बक्कल म्यू बक्कल म्यूकोजा में आपको सबसे पहले कोप्लिक स्पॉट दिखेंगे, और वो भी लोअर जो टीथ होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर, फेस नेक में नहीं, बक्कल म्यूकोजा में कोप्लिक स्पॉट सबसे पहले देखने को मिलते हैं, बक्कल म्यूकोजा, और वो भी फर्स्ट एंड सेकंड मोलर टीथ लोअर लोअर में देखने को मिलने वाले हैं। अब इसका कॉमन कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो ओटाइटिस मीडिया एंड डायरिया कॉमन में रहने वाले कॉम्प्लिकेशन में। सीवियर की बात करें तो निमोनिया मोस्ट कॉमनली डेथ का कॉज होता है मीजल्स में, और स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन या इंसेफ्लाइटिस बोल सकते हैं, इंसेफ्लाइटिस में ये देखने को मिलने वाला है, इंसेफ्लाइटिस में इसको देखने को मिलता है।
उसके बाद में मेजल्स वैक्सीन को मैक्सिमम कब तक देते हैं, और मेजल्स वैक्सीन जो यूज करते हैं, मेजल्स वैक्सीन है उसका मैक्सिमम, मेजल्स वैक्सीन का टाइम यानी कब तक दे सकते हैं, गिवन अप टू कब तक है, कब तक दे सकते हैं या कब देते हैं, उसकी डोज क्या रहेगी मेजल्स वैक्सीन की, रूट क्या रहेगा, और साइट क्या रहेगी। देखना 9 से 15 मंथ आपका राइट है, या 9 से 12 मंथ भी आ जाता है, तो ये दोनों राइट रहने वाले हैं, 15 मंथ, 9 to 15 मंथ। सबकुटेनियस रूट, सबकुटेनियस रूट से इसको देंगे, ये भी सही है। उसके बाद में साइट क्या रहेगी, साइट क्या रहेगी, राइट अपर आर्म, डेल्टोइड या राइट डेल्टोइड। डोज की बात करते हैं तो 0.5 ml, 0.5 ml। और इसके साथ में एक चीज जो आज शायद मेरा एक क्वेश्चन था कि फर्स्ट जो वैक्सीन है, फर्स्ट वैक्सीन जो रिकमेंडेड वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, रिकमेंडेड वैक्सीन है जो फर्स्ट टाइम यूज की गई है, यानी ह्यूमन में फर्स्ट टाइम कौन सी रिकमेंडेड वैक्सीन को यूज किया गया है, कि फर्स्ट वैक्सीन जो रिकमेंडेड थी या रिकमेंडेड डीएनए से बनी थी, उसको ह्यूमन में अप्रूवल मिली थी सबसे पहले, तो कौन सी वैक्सीन को अप्रूवल मिली है, कौन सी वैक्सीन को अप्रूवल मिली है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी। ये क्वेश्चन शायद मैंने फेसबुक पे भी अपलोड किया था, जो अपना नर्सिंग सक्सेस पॉइंट का ग्रुप है और जो पेज है, उस पे हेपेटाइटिस बी को फर्स्ट अप्रूवल मिली थी वुमेन में, जो रिकमेंडेड वैक्सीन थी उसके लिए ये अप्रूवल मिली थी आपको 1986 में, 1986 में अप्रूवल मिल गई थी हेपेटाइटिस बी को। तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना, वहां पे सभी ने गलत ऑप्शन चूज कर रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया है कि 1986 में हेपेटाइटिस बी को अप्रूवल मिली थी। उसके बाद में जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन थी वो कब तक देते हैं और किस रूट से देते हैं, तो इसके लिए कोई वैसे एज फिक्स नहीं है कि हेपेटाइटिस किस एज तक देते हैं। अगर कोई एज ग्रुप पूछता है तो कोई एज ग्रुप फिक्स नहीं है, बट इसको विद, अगर एट बर्थ की बात करते हैं तो विद इन एट बर्थ, विद इन, या बोल सकते हैं विद इन 40, जो फर्स्ट डोज होती है विद इन 24 आवर, 24 आवर के अंदर इसको यूज करते हैं। उसके बाद में इसकी डोज की बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन की, तो डोज कितनी रहती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की, एक बार जो ऑनलाइन है कमेंट करके बता दो। और जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें साइट क्या रहेगी, न्यूबॉर्न बेबी की साइट बतानी है, एडल्ट में तो अपने डेल्टोइड में यूज कर सकते हैं। और टेम्परेचर, स्टोरेज टेम्परेचर कितना रहेगा, डोज रहती है सेम मेजल्स के इक्वल 0.5। अब बात कर रहे हैं साइट की, तो जो न्यूबॉर्न होता है उसमें राइट थाई पे यूज करेंगे, राइट थाई पे यूज करने वाले हैं। स्टोरेज का टेम्परेचर बीसीजी के इक्वल रहेगा 2.8 से 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आज का जो अपनी क्लास थी उसको इसी के साथ फिनिश करते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने टाइम आपने सुना मुझे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।